नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। मैं आपका साथी राजगौरव सिंह आ गया हूँ फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ जिसका नाम है मानव जनन, अब हिंदी में। यानी कि ये जो मानव जनन वाली जो चैप्टर है, यूपी बोर्ड की ये जो सीरीज एक्सप्रेस सीरीज चल रही है, ये सेकेंड चैप्टर आ गया है आपके सामने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी बोर्ड की तैयारी, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं चल रही है, अगर इस चैप्टर में आपकी समझ थोड़ा मोड़ा कमजोर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो समझ होगी वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और आपको करना क्या है कि इस लेक्चर को आप देखिए और अपने पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनको आप लगाइए। जब तक पीवाईक्यू आप नहीं लगाएंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमें इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कितने डीप जाके, कितने हल्के लेवल, कितने डाउन टू अप लेवल तक हमें उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है। तो आपकी ये समझ कब विकसित होगी? तभी विकसित होगी जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे। तो अपने घरों में रजाई के अंदर बैठिए और वहां पे आप पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको, आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से मैं दुआ करता हूं कि आपके परिवार को भगवान वो सारी खुशियां दे जो आपकी फैमिली डिजर्व करती है, और आपको भी आशीर्वाद दे, और मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ दोनों हाथों से है कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे परसेंटेज लाएं, अपने परिवार, अपने देश, अपने गांव, अपने राज्य का नाम रोशन करें। ठीक है। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने आलस को त्याग कर आगे अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है। तो हमारे बच्चे, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। शकुनी का एक कहावत सुने होंगे कि रणभूमि, कि मेरे बच्चों, रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ना पड़ता है। यानी कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए बेटा, तुम्हें अपने मन से आलस को भगाना पड़ेगा, तुम्हें पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है। ये केवल सोच के, बैठ के सोच के कि हमारा नंबर अच्छा आएगा, तो ये संभव नहीं हो सकता है। आप लोग भी जानते हैं मेरे प्रिय बच्चों। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मानव जनन क्या होता है। ये लेक्चर थोड़ा लंबी होगी और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो आप 1.5 1.75x पर करके देखिए, जिससे आपके चैप्टर जल्दी खत्म हो सकते हैं। और इस चैप्टर को देखते रहिए, पीवाईक्यू लगाते रहिए, आपकी चैप्टर में समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है बच्चों। थोड़ा मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज मौसम चेंज होने की वजह से खांसी उसी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ठीक है। तो थोड़ा ये डिस्टरबेंस चलेगी आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, चलिए कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव जनन। देखो बच्चों, मानव जनन को समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझना है कि आखिर जो मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या क्या ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जनन यानी कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग जनन कहते हैं, जनन क्या होता है? सिंपल, अगर कोई आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि जनन क्या है, तो जनन बच्चों, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी कोई भी जीव एवं जंतु अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति जो रखता है, उसे ही हम लोग जन्म कहते हैं। या कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पत्ति करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो जनन में क्या है कि कोई एक ऑफस्प्रिंग, यानी कोई एक जनक है और ये बच्चे को जन्म दे रहा है। अगर ये बच्चे को जन्म दे रहा है, तो जनक से बच्चे में क्या जाएगा, कैसे बच्चे में वो चीजें आएंगी जिससे जनक के समान ही बच्चों की रूपरेखा, उसके शरीर की बाह्य आकृति, कैसे ये अपने जनक के समान होती है। तभी तो आप बच्चे को देख के बता सकते हैं कि इस बच्चे का आंख, इस बच्चे का आई, ईयर, माउथ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इसके माँ में गया है या इसके पापा में गया है। तो ये सब रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ही होता है कि जो चीजें होती हैं, जो लक्षण होती हैं, वो बच्चे में माता पिता से ही बच्चे में जाती है। ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जनन।
लेकिन जनन में ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये निम्नलिखित क्रमों के अनुसार होती हैं, जिन्हें हम घटना के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम घटना यानी इवेंट्स कहते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं रिप्रोडक्शन में, जो कि क्या करती हैं कि अपने बच्चे को जन्म देती हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित भी होती हैं। ठीक है। अब ये जो घटनाएं हैं बच्चों, मुख्य तीन घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, और निषेचन के बाद होने वाली जो घटना उसे हम लोग निषेचन पश्च घटना कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है बच्चों। तो प्री फर्टिलाइजेशन निषेचन पूर्व घटना जिसे हम लोग कहते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना में बच्चों हमें पढ़ना है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं उसके बारे में समझना है कि प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग क्या होते हैं, और ये जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं नर एवं मादा में क्या होते हैं, और ये क्या उत्पन्न करते हैं, ये क्या बनाते हैं, इनके बारे में भी हमें इसमें समझना है। द्वितीयक जनन अंग जिसे हम लोग सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोस्तों कहते हैं, इसे हम लोग सहायक अंग कहते हैं, जो कि नर एवं मादा में बने जो युग्मक होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, या फिर जो शुक्राणु है उसे अंडाणु तक मिलाने के लिए जो प्रक्रियाएं करते हैं, जो सहायता करते हैं, वो द्वितीयक सहायक अंग होते हैं। द्वितीयक सहायक जनन अंग होते हैं। ओवरी और फीमेल में क्या होता है। तो दोस्तों फीमेल में जो सहायक द्वितीयक सहायक जनन अंग होते हैं वो अंडाशय से, वो क्या करते हैं कि अंडाशय से अंडाणु को स्पर्म से मिलवाने के लिए फैलोपियन ट्यूब से लेके कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और उसे मिलवा देते हैं, जिससे कि युग्मनज बन जाता है। तो ये सहायक अंग होते हैं, यानी स्पर्म को एग तक ले जाना और ओवरी से स्पर्म तक एग को ले जाना, ये जो काम करते हैं ये द्वितीयक सहायक अंग करते हैं। लेकिन जो प्राथमिक सहायक अंग होते हैं उनका काम ये होता है कि नर में वो शुक्राणु बनाए और मादा में अंडाणु बनाए। ठीक है। इसके बाद निषेचन पूर्व घटना में अब जैसे युग्मक बन जाते हैं, ये युग्मक नर एवं मादा में अलग अलग बनते हैं प्रिय बच्चों। जैसे मेल में अगर हम लोग बात करें तो मेल में स्पर्म बनता है, और एग में क्या बनता फीमेल में क्या बनता है, एग यानी अंडाणु बनता है। ठीक है। फिर जब गैमीट बन गया दोस्तों नर एवं मादा में, तो इन युग्मकों का स्थानांतरण होता है, यानी गैमीट का ट्रांसफर होता है। अब फीमेल का जो एग होता है वो मोटाइल नहीं होता है, तो वो अपने ही बॉडी पार्ट में रहेगी, यानी फीमेल के बॉडी में ही रहेगी। तो फीमेल के बॉडी में जब अंडाणु है तो उस तक पहुंचाने के लिए जो स्पर्म बना है शुक्राणु जो कि नर में बना है, उस नर से शुक्राणु को ला के मादा युग्मक यानी अंडाणु से मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं गैमीट ट्रांसफर। आप लोग पौधे में पढ़े होंगे परागण, कि जो पराग के कण होती हैं वो वर्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम से आते हैं तो उसे हम लोग परागण कहते हैं। वैसे यहाँ पे युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है नर से मादा में। ठीक है। फिर जैसे ही नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि मेल का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिला तो युग्मनज बना लिया। अब यही युग्मनज द्विगुणित होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो की प्रोसेस है यानी प्रक्रिया, इसे हम लोग निषेचन पश्च घटना में समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जाइगोट जो है ये क्लीवेज डिवीजन करेगी, यानी विभाजन करेगी, फिर ये दो सेल से क्या बन जाएगी, 8 कोशिका वाला सेल बना लेगा एक, फिर 16 सेल वाला बना लेगा स्ट्रक्चर, फिर 32 सेल बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए प्लेसेंटा पे जाएगा, यानी जो अपरा होती है मादा के शरीर में उससे जाके ये जुड़ जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको समय लगता है केवल 48 आवर्स, यानी 48 घंटा में अंतरोपण हो जाता है। इम्प्लांटेशन को हम लोग अंतरोपण कहते हैं। अंतरोपण जैसे 48 घंटे बाद होता है, फीमेल के बॉडी में वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा फील होता है। ये क्यों होता है, ये हार्मोन के अनियंत्रण कारण यानी उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से होती है, जो एक सिग्नल देती है ह्यूमन को कि यू आर नाउ अ प्रेग्नेंट। ठीक है। फिर 9 महीने बाद बेबी का जब फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसकी डिलीवरी होती है जिसे पार्चुरेशन कहते हैं।
और फिर दूध का श्रावण होता है, और बच्चे को दूध जब दिए पिलाती है माँ, तो उसे हम लोग फर्स्ट मिल्क जो पिलाती है माँ, उसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है। तो इसमें जो जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि युग्मक जनन क्या होता है, इंसीमिनेशन क्या होता है यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण, निषेचन, फिर ब्लास्टोसिस्ट का अंतरोपण होता है, इम्प्लांटेशन अंतरोपण, फिर भ्रूण का विकास होता है, फिर पार्सुरेशन होता है, फिर दुग्ध श्रावण होता है। ये सारी प्रक्रिया को हम लोग को पढ़नी होती है। अब यही सब सारी चीज हम लोग, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। तो मानव जनन क्या है? मानव जनन क्या है? मानव जनन वह प्रक्रिया है, मानव जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समाज, जीव की उत्पत्ति करता है। वह प्रक्रिया समान जीव की उत्पत्ति करता है, प्रक्रिया जनन कहलाती है। मनुष्य जरायुज विविपेरस होते हैं। मनुष्य के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। मनुष्य में निषेचित अंडे भ्रूण विकास गर्भाशय में ही होता है तथा ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं जब बच्चा पूरा पूर्ण विकसित हो जाता है। मनुष्य कैसा प्राणी? एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर एवं मादा जननांगों लैच्छिक लक्षणों में ही नहीं, वरन आकारिकी लक्षणों, बाह्य लक्षण यानी लैंगिक विरूपता रखते हैं। यानी नर एवं मादा के जो जननांग हैं असमानता होती हैं, तथा बाह्य आकारिकी से ही नर और मादा की पहचान की जा सकती है। यानी दोस्तों, आप अगर कोई नर खड़ा है मादा खड़ा है तो आप उसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि कौन नर है, कौन पुरुष मादा है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट दिए कि स्त्रियों में पुरुषों की तरह दाढ़ी मूछ तो नहीं होती है, लेकिन स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जो बच्चे जिनमें दाढ़ी मूछ नहीं आते हैं, तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, लेकिन उनके जो कैरेक्टर है, जो उनके लक्षण है, वो मेल की तरह दिखेंगे। दाढ़ी मूछ डिसाइड नहीं करता है कि वो नर है कि वो मादा है। ठीक है। लेकिन अगर वो नर है तो उसमें दाढ़ी मूछ भले ही नहीं है, लेकिन वो नर की तरह उसका बिहेवियर होगा। पुरुषों के वक्ष पर बाल पाए जाते हैं यानी सीने पे, और फीमेल के सीने पे क्या होते हैं कि स्तन ग्रंथियां होती है जिसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। लेकिन स्त्रियों में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं पूर्ण विकसित होती हैं, लेकिन जो मानव यानी जो पुरुष होते हैं उनमें ये विकसित नहीं होती हैं। ठीक है। आओ बात करते हैं मानव जनन तंत्र के बारे में। इसमें से हम लोग बात करेंगे, हमने आगे बताया प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक अंग क्या होते हैं? लैंगिक अंग, जो कि जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इन अंगों में युग्मकों के निर्माण एवं जनन हार्मोन के स्रावण की प्रक्रिया होती है, जिसका कंट्रोल कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है। यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि वृद्धि एवं कार्यों को नियमित करता है। नर में क्या होता है? जो जनन यानी जो होता है वो टेस्टिस यानी कि वृषण होता है, तथा मादा में क्या होता है? अंडाशय होता है। यही दोनों क्या है? नर में ये प्राथमिक अंग है, और मादा में अंडाशय प्राथमिक अंग है। और हम लोग बात कर लें कि जिसमें क्या होता है? एक का निर्माण होता है, लेकिन टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ देखो लिखा है। लेकिन द्वितीय लैंगिक अंग क्या होते हैं दोस्तों? तो द्वितीय लैंगिक अंग जो होते हैं ये सहायक लैंगिक अंग होते हैं। जो ये अंग प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति नहीं युग्मक बनाते हैं और नहीं हार्मोन का स्रावण करते हैं। ठीक है। बल्कि ये जनन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। नर में शुक्रवाहिनियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न आदि, तथा मादा में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि अस्तर ग्रंथियां आदि प्रमुख लैंगिक अंग पाए जाते हैं। ठीक है। ये चीज हो गया। आओ फिर समझते हैं नर जनन तंत्र क्या होता है। तो देखो, नर जनन तंत्र को निम्नलिखित अंगों में विभाजित किया गया है। जैसे वृषण कोष, एक जोड़ी इसमें वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी अधिक वृषण होती हैं, एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां शुक्रवाहिनियां होती हैं, मूत्रमार्ग होता है, शिश्न होता है, और कुछ सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि एक जोड़ी शुक्राशय हो गया, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां होती हैं। आओ हम लोग इस स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि आपके एग्जाम में ये आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। आज ये पूरी क्लास चलने वाली है, मुझे खांसी आएगी। ठीक है। और इसके लिए मैं क्षमा क्षमा चाहता हूँ। जस्ट
आइए समझते हैं। तो देखो, ये फिगर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये फिगर आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये फिगर लर्न कर लीजिए आप लोग। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, समझते हैं। अब देखो, ये है, ऊपर देख रहे हैं आप लोग मूत्रवाहिनी, जिसे हम लोग यूरेटर के नाम से जानते हैं। ये मूत्रवाहिनी जो होता है, ये मूत्र किडनी से मूत्र को लाके इस मूत्राशय, ये जो थैली आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं मूत्राशय। इस मूत्राशय में क्या होता है कि जो मूत्र होता है उसको इकट्ठा कर देता है। अब ध्यान समझो कि ये जो है, इसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। पहले आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए। मेल का बॉडी पार्ट है। इस बॉडी पार्ट में देखो क्या है कि ये पीछे की साइड मल द्वार है और आगे क्या है, शिश्न है। ये मूत्र मार्ग है और इस शिश्न और पैर के बीच में एक वृषण कोष है। इसमें क्या है, वृषण है। इसी वृषण के बारे में हम लोग को अच्छे से समझना है। तो अब देखो, ये दो वृषण होते हैं, तो इसका आगे से ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया गया कि ये हो गया शिश्न और ये दोनों हो गए वृषण। वृषण के अंदर जो अंदर वाली जो जाली होती है, जो 200 से ढाई एकदम पतली जो जाली होती है, उसे हम लोग वृषण पिंडक कहते हैं। वृषण पिंडक आगे चल के 200-250 कंपार्टमेंट बनाते हैं, जिसे हम लोग रेटी टेस्टिंग यानी वृषण जालक कहते हैं। ये वृषण जालक और संघनित होके और भी पतली नलियां बनाती हैं, जिसे शुक्रवाहिकिया कहते हैं। अब इस शुक्रवाहिकी एक मोटी नली में आके खुल जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों अधिवृषण। अधिवृषण एक ऐसी नली होती है जहां पे ये जो शुक्राणु है जो इसमें बने, अधिवृषण से लेके यहाँ तक आते आते जब पेनी से बाहर निकलते हैं, तो इनका मेचुरेशन हो जाता है, यानी जो शुक्राणु अपरिपक्व रहती हैं, इसी अधिवृषण में इनका परिपक्वन चलता है। अब शुक्राणु यहाँ से आते आते यहाँ आगे बढ़े, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शुक्राशय सेमिनल वेसिकल है। इस स्पर्म में क्या करता है, बहुत सारे लिक्विड को मिला देता है, जिससे और गाढ़ा हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है कि और कुछ सिक्रीशन रिलीज करता है, जिससे ये पूरी यह मूत्र मार्ग जो होता है क्लीन हो जाता है। बल्ब यूरेथ्रल भी वही प्रक्रिया करता है, जिससे ये शुक्राणु को चिकनाहट प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु आराम से सरकने में शुक्राणुओं को मदद करता है। और जब मैथुन की क्रिया होती है, जब शेषना मादा के वेजाइना में जब इंटर करता है, तो उस मैथुन क्रिया के दरमियान ये बल्बो यूरेथ्रल एक लिक्विड का सिक्रेशन करता है, जिससे कि चिकनाहट प्रदान हो सके, ठीक है, और शुक्राणु को आसानी से वो वेजाइना से होते हुए वो स्पर्म तक, सॉरी, अंडाणु तक जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कितने होते हैं टेस्टिस, 1 पेयर होते हैं, ये सब चीज आप लोग को क्लियर हो गया। अब दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं शिश्नाग्र, शिश्नाग्र जो होता है, कुछ ऐसे धर्म जैसे मुस्लिम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि इसी शिश्नाग्र को, जब वो बच्चे शिशु अवस्था में होते हैं, तो इस शिश्नाग्र को काट दिया जाता है। इस शिश्नाग्र को ही काट के हटा दिया जाता है। उनकी पता नहीं कैसी धर्म है, मैं नहीं जानता, तो ये इसको काट के वो हटा देते हैं, ठीक है। ये शिश्नाग्र को ही काटते हैं। अब बात करते हैं जो कुछ अंग है इसके, जैसे वृषण को। वृषण कोश क्या होता है दोस्तों, ये उदर गुहा शरीर के बाहर स्थित होती है। जब ये शरीर के बाहर स्थित होती है, क्यों स्थिर होती है, तो इसका कारण ये है कि जो शरीर का तापमान होता है, जो बॉडी की टेम्परेचर होती है, साथ में वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। और इस स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टीज है। अब टेस्टीज के अंदर क्या बन रहा है बच्चों, स्पर्म बन रहा है। अगर इस स्पर्म को 37 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे, तो शुक्राणु अपरिपक्व यानी कि ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्क्रोटम को, ये जो आप देख रहे हैं, इस स्क्रोटम को बनाया गया है, जिससे ये उदर गुहा के बाहर, यानी देखो लिखा है त्वचा का बना थैलीनुमा कोष है, जिसका उदर पर सुदावरण, इधर भ्रूण बनते समय कुछ, अब मैं इसी को बता दे रहा हूँ कि स्क्रोटम इसलिए बाहर होता है क्योंकि शरीर का तापमान 37 डिग्री से 37 डिग्री तापमान पे शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। तो जब इसे शरीर के बाहर रखा गया, तो क्या होता है कि इसका तापमान बॉडी टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है। यानी इसकी तापमान कितनी हो जाती है, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो स्क्रोटम का तापमान इतना रहता है, तो इतने तापमान पे जो शुक्राणु रहता है वो एक्टिवेट रहता है, ये नष्ट नहीं होता है। इसीलिए वृषण कोश को उदर गुहा के बाहर रखा जाता है, ठीक है।
ये चीज आप लोग याद रखिए। अब बात करते हैं कि वृषण क्या होता है। तो वृषण नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20-25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के दो अंडाकार वृषण होते हैं। शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा के अंदर वृक्कों के पास स्थित होते हैं, परंतु वयस्क में नर में यह उदर गुहा के बाहर शिश्न के भाग के आधार पर इसी वृषण कोष में आ जाते हैं। ठीक है। और इसी वृषण में अगर जब वह किसी बच्चे को चोट लग जाती है, तो ये जो वृषण का जो साइज है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। जब सेल जाता है तो यानी कि आकार में बड़ा हो जाता है, तो इससे बीमारी होती है जिसे हम लोग नॉर्मल हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रोसील का मतलब क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर वाटर भर जाना, यानी इनटेक ऑफ वाटर इनसाइड स्क्रोटम, इनसाइड स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में पानी भर जाने की वजह से उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिसे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोसील। ये चोट लगने के दरमियान होता है बच्चों में। अब वृषण के चारों ओर आवरण होती है, इसे हम लोग को उतना डीप नहीं पढ़ना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। आइए बात करते हैं कि वृषण की जो सहायक नलिकाएं होती है, जिसमें शुक्रजन नलिका होती है। शुक्रजन नलिका जो होती है दोस्तों, जिसे हम लोग कह रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक यहाँ पे लिखा है अंतराली कोशिका, जिसे हम लोग लिडिक सेल कहते हैं, और दूसरा दूसरा जो होता है वो सर्टोली कोशिका होती है। तो ये जो लिडिक कोशिका होती है दोस्तों, ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन स्राव करती है, जो कि नर हार्मोन, नर की सहायक जनन ग्रंथियों, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करता है। और दूसरी जो कोशिका होती है उसे हम लोग सर्टोली कोशिका कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जिसे शुक्रजन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो शुक्रजन नलिका है दोस्तों, इस शुक्रजन नलिका में दो प्रकार की सेल हैं। एक हम लोग बोल रहे हैं लेडिक सेल, और एक को बोल रहे हैं सर्टोली सेल। ये जो लिडिक सेल है साथियों, ये मुख्य कोशिका है। इसमें क्या होता है कि सर्टोली सेल जो होता है, यहाँ पे देखो लिखा है कि ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, जो कि नर हार्मोन का काम करती है। और इसमें हम लोग बताते हैं कि जो वो लिखा है कि प्रत्येक वृषण पिंड के संयोजित में दो तीन स्तरीय पतली और मध्य कुंडली शुक्रजन नलिकाएं होती। इन्हीं नलिकाओं में नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन स्पर्मेटोजोआ द्वारा होता है। संयोजी ऊतक में शुक्रजन नलिकाओं के अतिरिक्त दुधिया कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा कोशिका के अनेक छोटे समूह होते हैं। इन सारी कोशिका को अंतराली कोशिका कहते हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं के पास क्या होता है, लिडिक सेल जो होते हैं, जिसे इंटरस्टिशियल सेल कह रहे हैं, यानी अंतराली कोशिका। इसी में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा है, और इसी में शुक्राणु का निर्माण भी हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है। तो अब स्पर्म का निर्माण हो रहा है, तो स्पर्म के निर्माण, यानी जो शुक्राणु बना, इसका निर्माण हो गया, तो इसका देखभाल कौन करेगा। तो ये जो सर्टोली कोशिका होती है, इसे हम लोग कहते हैं नर्स सेल, NURSE, नर्स सेल कहते हैं। नर्स सेल का काम क्या होता है दोस्तों, तो ये जो स्पर्म बने हैं, इनका देखभाल करना, इन्हें न्यूट्रिशन देना, इन्हें पोषण प्रदान कराता है, जिससे कि ये अपरिपक्व से परिपक्व अवस्था में परिवर्तित हो सके। तो नर्स सेल का काम यही है। तो सेमनीफेर यानी शुक्रजन नलिका में आप इस चीज को याद रखेंगे कि इसमें दो सेल्स होते हैं, लिडिक सेल, सर्टोली सेल। लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास में सहायता प्रदान करता है। और ये इसके साथ साथ शुक्राणु के निर्माण में भी मदद करवाता है। और जब शुक्राणु बन जाते हैं, तो इन शुक्राणुओं को पोषण देने के लिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक दूसरी कोशिका होती है, जिसे सर्टोली सेल या नर सेल कहते हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ये सारा चीज यहीं पे लिखा है। और इसी के साथ साथ जो नर सेल होता है, एक हार्मोन का स्राव करता है, जिसे कहते हैं इन्हिबिन। ये इन्हिबिन का रोल मैं आगे समझाऊंगा, अभी जब इसका हार्मोनल कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे तब। ये सब इतना चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेटिटेस्टिस क्या होता है आप समझो। शुक्रजन कोशिका, जिसे नर जनन कोशिका आप हम लोग कह रहे हैं, तो यहाँ वही जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, इसमें देखो शुक्रजन स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। सर्टोली कोशिका इनकी स्वतंत्र स्वतंत्र, ठीक है, जिसे हम लोग नर्स सेल यहाँ पे देखो लिखे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अधिवृषण क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें कि अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है, जो अति कुंडलित होकर वृषण के पश्च भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी व अल्पविराम आकार की संरचना का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अधिवृषण नलिका की भित्ति में सीडो कुछ भी जो उपकला होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का पूर्ण परिवहन इसी नलिका में होता है। ये चीज याद रखो कि जो एपिडेर्मिस होती है, अधिवृषण, अधिवृषण में ही शुक्राणुओं का पूर्ण परिवहन होता है। ये शुक्राणु नलिका में लगभग 1 माह तक संग्रहित रहता है। यानी सोचो कि ये पूरे 1 महीने तक, कितने महीने तक, पूरे 1 महीने तक शुक्राणु का जो पूर्ण परिवहन इस नलिका में हो रहा है, ये शुक्राणु नलिका में लगभग कितने महीने तक रखते हैं, 1 महीने तक संग्रहित रहते हैं। इसके पश्चात इनका विघटन होने लगता है एवं विघटित तरल का सूक्ष्माणुओं द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अधिवृषण के सिर नलिका बहुत अधिक कुंडलित होती है, इसे जानना जरूरी नहीं है। अधिवृषण के कार्य यहाँ पे पढ़ लो कि यहाँ लिखा है कि जो अधिवृषण है, निकले शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। शुक्राणुओं को स्खलन पूर्व संचित करके इन्हें पोषण प्रदान करते हैं। शुक्राणु शुक्रवाहिनी को क्रमांक नलिका में बढ़ते हैं। शुक्राणु का परिवहन इसी भाग में होता है। ये चीज आप लोग याद रखें। तो एक नोट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे कि भ्रूण में यानी एम्ब्रियो में जो वेल्फियन डक्ट होती है, वयस्कों में अधिवृषण शुक्रवाहिनी शुक्राशय का निर्माण करती है। तो भ्रूण के अंदर एक वाल्पियन नली होती है, वॉल्फियन डक्ट जिसे कहते हैं। इसी से जो मेल एडल्ट मेल होती हैं, उनमें अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और शुक्राशय का निर्माण होता है। ठीक है। अब शुक्रवाहिनी क्या होता है, तो अधिवृषण के पिछले वाले भाग में आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसकी भित्ति में एक गति होती है जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, जो शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। मूत्रमार्ग क्या होता है साथियों, मूत्रमार्ग यूरिनरी ब्लैडर से प्रारंभ होकर मूत्रमार्ग स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर शिश्न के शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र से बाहर खुलता है। मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये पूरा पेनिस के स्ट्रक्चर की बात कह रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं शिश्न का। शिश्न क्या होता है, शिश्न नर में बेलनाकार एवं उत्थानशील इरेक्टाइल मेथुनांग या लिंग होता है। यह त्वचा से ढका उदर गुहा उदर से लटका होता है। ये पूरा पेनिस के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। इसमें नोट पॉइंट ये देखो, यहूदियों, ज्यूस तथा मुस्लिमों में सदियों से चली आ रही खतने सरकमसिजन की प्रथा में शिशु प्रावस्था में ही शिश्नाग्र की त्वचा को काटकर हटा दिया जाता है। शिश्नाग्र देखो, ये पूरा पेनिस हो गया। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर पेनिस का है। और इसके चारों क्या है, ये एक लेयर पाई जा रही है। जो ये लेयर है जिसे हम लोग शिश्नाग्र कह रहे हैं, इसी शिश्नाग्र को शिशु अवस्था में ही काटकर हटा दिया जाता है। वो अपने पहचान के लिए बताते हैं कि देखो मेरी पहचान इस शिश्नाग्र को हटाने से ही होती है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। ईश्वर ने जो आपको स्वरूप दिया है, जिस जितने अंग दिए हैं, वह जंग आपकी पहचान बताती है। आदमी के कर्म, आदमी की मेहनत, आदमी की ओहदा बताते हैं कि इंसान कैसा है। ठीक है। अब सहायक जनन ग्रंथियां 3 होती हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले शुक्राशय की। तो प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना होती है साथियों। इसमें शुक्राणुओं का संचयन नहीं होता है, अपितु यह पीले से क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्राव करती है, जो वीर्य को सीमन का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। समझ में आया आप लोग को। इसमें फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडीन तथा सिमेनोजेलिन नामक प्रोटीन होते हैं। फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने में, स्त्री की योनि में पेशियों के संकुचन को प्रेरित करती है। तथा सिमेनोजेलिन स्खलन के पश्चात वीर्य का कोगुलेशन करता है, जिसके कारण वीर्य गाढ़ा हो जाता है। यानी जैसे स्पर्म पेनिस से बाहर आता है, ठीक है, तो वो स्पर्म जम जाता है। तो उसको जमाने का काम कौन करता है, सीमिनोजेलिन, ये जो प्रोटीन है, यही मदद करता है। ठीक है। नोट पॉइंट ये याद रखिए कि जो फ्रक्टोज होता है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज शुक्राशयों के अतिरिक्त मानव शरीर में कहीं भी निर्मित नहीं होता है। इसलिए इसकी उपस्थिति बलात्कार के मामलों को सुलझाने में मदद करती है। यानी जो रेपिस्ट होती हैं,
उनमें सबसे पहले फ्रक्टोज की जांच की जाती है, ठीक है। उनमें फ्रक्टोज क्या है, कि कौन सा फ्रक्टोज पाया जा रहा है। तो जो रेपिस्ट होते हैं उनके केस में फ्रक्टोज की चेकिंग की जाती है। इससे पता चल जाता है कि हर एक ह्यूमन का, यानी जितने भी नर होते हैं, ये फ्रक्टोज केवल नर में होता है, मादा में नहीं होता है, ठीक है। तो नर का जो फ्रक्टोज होता है इसकी पहचान से करते हैं कि किस नर का ये फ्रक्टोज है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज स्टार्स, तो उसमें आपको पता चलेंगे कि इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं, केमिकली स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कैसे एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक है। ये चीज आप वहां पे समझ पाएंगे। आइए समझते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा सहायक ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रमार्ग के आधारी भाग के चारों ओर स्थित एक बड़ी एवं सघन ग्रंथियां होती हैं। प्रत्येक ग्रंथि अपने पिंडों में बटी होती हैं जो पृथक वाहिनियों द्वारा मूत्रमार्ग में खुलती हैं। समझने वाली चीज की दोस्तों की ये पदार्थ वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकते हैं तथा शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि यह ग्रंथि श्वेत एवं हल्के अम्लीय तरल का स्राव करती है, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। इसमें फॉस्फेटेज, सिट्रेट तथा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज और हाइलुरोनिडेज आदि होते हैं। ये पदार्थ वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकते हैं तथा शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं। और इसी के साथ साथ 45 से 50 वर्ष की आयु के पश्चात जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है दोस्तों, ये प्राय फूलकर बड़ी हो जाती है, जिससे मूत्र मार्ग पर अधिक दबाव बढ़ने लगता है तथा मूत्र त्याग में कठिनाई होने लगती है। फलस्वरूप इसे ऑपरेशन द्वारा हटा दिया जाता है। यानी इसे हटा देते हैं तो इसका कोई अब काम तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर 40-45 अगर वो बच्चे को जन्म दे देते हैं, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड तो इन केवल एंजाइमों को बना रहा है। यानी कि अब शुक्राणु को अगर उस इंसान को काम नहीं है, तो ऑपरेशन द्वारा, सर्जरी के द्वारा उस सब प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के हटा देते हैं, ठीक है। जिससे फिर वो आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए बात करते हैं तीसरा, बल्बो यूथरल यानी काउपर की ग्रंथि क्या होती है। इसे हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे से छोटी एवं अंडाकार संरचना होती है। गाढ़े पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्रावन मूत्रमार्ग में करती हैं। मैथुन क्रिया के समय इसकी एक बूंद निकलकर मूत्रमार्ग की अम्लता को समाप्त कर इसे क्षारीय एवं चिकना बनाती है। मादा की योनि को भी चिकना करके मैथुन क्रिया में सहायता करती है, जो कि मैंने आगे आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। वीर्य यानी सीमन क्या है, यह सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है। यह एक श्वेत चिपचिपा तथा क्षारीय पीएच, इसकी पीएच कितनी होती है इस पंप की, तो सीमन की आप लोग याद रखिएगा 7.3 7.5 द्रव होता है। एक बार मैथुन क्रिया के दौरान कितने स्पर्म बाहर निकलते हैं, 2.5 टू 4 ml तक हो सकती है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ होती है, यानी 400 मिलियन तक हो सकती है। कितने इसके क्या क्या कार्य हैं, वीर्य के निम्नलिखित कार्य दोस्तों। तो ये शुक्राणुओं को गति के लिए तरल माध्यम प्रदान करता है। वीर्य में उपस्थित रासायनिक पदार्थ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। आइए अब समझते हैं नर में यौनारंभ कब प्रारंभ होता है। तो नर में यौनारंभ 14 से 16 वर्ष तक की आयु को बताया गया है, कि जो नर में 14 से 16 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं, तो ये एडल्ट हो जाते हैं। क्या क्या इसमें दैहिक लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं, चेहरे और शरीर पर बाल हो जाते हैं, स्वर भारी हो जाता है, विसर्ण कोष होता है, जिसमें क्या करें वृद्धि हो जाती है। शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, अस्थियां और पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं, शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। तो ये इसमें कुछ लक्षण है। आइए अब हम लोग समझते हैं नर में यौनारंभ का हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है, ठीक है। देखो, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है, एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ब्रेन हाइपोथैलेमस सीक्रेट किया जीएनआरएच। जीएनआरएच कहाँ गया, पीयूष ग्रंथि, यानी जो हमारा अग्रपिंडक है ये पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक से को एक्टिवेट किया कि ये पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड तुम जागो। तो ये जैसे ही जागता है तो हार्मोन का सिक्रेशन कर देता है।
एक एलएच का, जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा ये एफएसएच, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन कर देता है दोस्तों। अब एलएच क्या करता है, आप लोग को मैं बताया था कि दो कोशिकाएं होती हैं, लिटिक कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। ऊपर मैंने आपको दो कोशिकाओं के बारे में जानकारी दी थी कि दो कोशिका होती हैं, कहाँ बताए थे, तो ये देखो, ये देखो रहा ना, अधिवृषण, अधिवृषण से ऊपर हम लोग शुक्रजन कोशिका के, शुक्रजन नलिका में हम लोग ये दो कोशिकाओं के बारे में देखो, यहाँ पे है ना, शुक्रजन कोशिकाएं कहाँ होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं में होती हैं। तो आप ये चीज को याद रखो कि शुक्रजन नलिकाएं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनको एक्टिवेट करने वाला जो हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये दोनों कहाँ सिक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस के बाद ये पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट करवाए जाते हैं। अब एलएच क्या करता है, लिडी कोशिका को, सर्टोली कोशिका को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तो लिडी कोशिका टेस्टोस्टेरोन को कहता है जागो, उसको उठाता है, और सर्टोली कोशिका जो शुक्राणु बनते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करता है। और उसी के साथ साथ ये इन्हिबिन हार्मोन का भी स्राव कर देता है। अब टेस्टोस्टेरोन जैसे इसकी मात्रा बढ़ जाती है, वैसे टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जनन पथ व अन्य अंगों की सहायता से ये फिर हाइपोथैलेमस के पास जाता है कि भैया शुक्राणु बन चुका है, अब तुम, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बताता है कि अब आप लोग एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन कम कर दीजिए, अब शुक्राणु बन गया, अब इससे ज्यादा शुक्राणु की आवश्यकता नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि क्या करता है, एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को कम कर देता है। जब इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो लिडी कोशिका टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो सर्टोली कोशिका स्पर्म यानी शुक्राइनिबिन हार्मोन का निर्माण नहीं करेगा। ये इनहिबिन हार्मोन भी क्या करता है कि जब ये सर्टोली कोशिका से बनता है तो ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देता है, यानी रोकता है कि तुम ये अब न बनाओ, ठीक है। तो ऐसे योनारम कंट्रोल होता है, यानी समझो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच एफएसएच को एक्टिवेट किया, एलएच लिडिक सेल, एफएसएच सर्टोली कोशिका एक्टिवेट किया। लिडिक कोशिका क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन उसके साथ शुक्राणु भी बनाती है, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, इन्हिबिन हार्मोन का निर्माण करती है। जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ जाता है तो जनन पथ व अन्य अंगों की सहायता से वो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के पास जाता है और कहता है कि भैया बंद कर दो, अब स्पर्म बन गए हैं, अब एलएच एफएसएच के सिक्रीशन को कम कर दो। इसके साथ साथ इन्हिबिन हार्मोन भी यही काम करता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को संदेश देने के लिए जाता है कि भैया अब आप सिक्रीशन बंद कर दीजिए, शुक्राणु बन चुका है, शुक्राणु परिपक्व होने के लिए अब तैयार है, अब आप लोग अपनी सिक्रीशन कम कर दीजिए। जब एलएच एफएसएस का सिक्रीशन कम होगा तो सर्टोली कोशिका लिडी कोशिका एक्टिवेट ही नहीं होंगे, तो शुक्राणु इसमें बनाएगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि ये प्रक्रिया रुक जाती है। जब ये शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो फिर से ये प्रक्रिया चलती है, और ये कंटिन्यू हमारे हाइपोथैलेमस से मैसेज निरंतर चलती रहती है, ठीक है। यही एक हार्मोनल कंट्रोल है, जो चीज आप याद रख सकते हैं। नर में क्या, ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं साथियों मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होता है, भग होता है, और इसमें भी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, जैसे इसमें बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं, और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं। आइए इनके बारे में भी हम लोग समझते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो मादा जनन तंत्र है उसका अधर दृश्य है, उसको अंदर से जूम करके दिखाया गया है कैसे होता है। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ए फिगर में कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बी फिगर में आपको समझना है, और ये डायग्राम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को आप अच्छे से याद करिए, समझिए कि देखो, ये आप जो देख रहे हैं, इसे पूरा यहां से लेके, ये यहां से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी का मतलब होता है वाहन, अंड का मतलब अंडाणु, अंडाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस वाहन की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी के तीन भाग होते हैं, तुम्बिका, स्राव
तुम्बिका होता है, झालर कीप होता है। देखो ये नाम नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एम्पुला है। ठीक है, थोड़ा हिंदी नाम बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे साथियों, आपको तो पता है। एम्पुला, इस्थमस, और ये जो फिंगर जैसी दिख रहा है जिसे झालर द्वारा कीप कह रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। तो अंडवाहिनी के तीन भाग इस्थमस, एम्पुला और फिम्बरी होते हैं। अब इस्थमस एम्पुला के बीच में ये वाला जो स्थान है इसे हम लोग कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ये ऐसा जंक्शन होता है जहां पे जब ये अंडाशय से, ओवरी से जो अंडाणु बाहर निकलता है, तो ये यहाँ से आते हुए ये आके इसी जंक्शन पे रुक जाता है। तो ये जंक्शन पे आके अंडाणु रुका है। जब यहाँ से शुक्राणु आगे आता है, तो अब ये शुक्राणु जब इससे मिलेगा, जब ये शुक्राणु इससे मिलेगा तो इसी जंक्शन पे मिलेगा। फिर यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ से फिर इस प्लेसेंटा के पास आने में इसे 48 घंटा का समय लगता है। यानी 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल करते करते जब यहाँ पे आएगा, तो ऐसे आके इस प्लेसेंटा पे रुक जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। यानी अब यहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये अंतररोपण हो गया। अब इसी जो प्लेसेंटा आप लोग देख रहे हैं, इसे, इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं, ये पूरा जो भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। यानी इसमें देखो सबसे बाहर वाली स्तर है, ये सबसे अंदर वाली है। इसमें 3 लेयर होती है। इसमें पूरा नाम नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसे हम लोग कहते हैं इंड्रोमेट्रियम। ठीक है, इसके बीच वाली जो लेयर होती है इसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे बाहर होती है इसे हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कहते हैं। इन तीनों लेयर क्या कहलाती हैं? प्लेसेंटा कहलाती हैं। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या होता है? ये फर्स्ट मदर होता है एम्ब्रियो का। तो इसमें बच्चे का निर्माण होता है, तो प्लेसेंटा उस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी का काम क्लियर हो गया। और ये वाले जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय के साथ में हम लोग दो नाम कह सकते हैं। एक इसे हम लोग यूट्रस भी कहते हैं, या इसे हम लोग ओम्ब भी कहते हैं। ठीक है, यूट्रस या फिर ओम्ब भी कहते हैं गर्भाशय को। ठीक है, चलो। और ये पार्ट है योनि, यानी कि इसे हम लोग वेजाइना कहते हैं। ये एक ऐसा रास्ता होता है जहां से शुक्राणु अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए, ये मादा जनन तंत्र आपको याद हो गया होगा। अंडाशय एक जोड़ी होता है जिसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। और ये लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, मोटा होता है। ठीक है, अब ये चीज देखो कि ये जो अंडा अंडाशय है, ये इस यूट्रस से जुड़ा होता है। जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो ओवरी है, सपोज करो कि ये मैं ओवरी यहाँ बना दे रहा हूँ। इस ओवरी में समझो कि 401 पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट एक दे रहा हूँ, इस चीज को आप समझिए कि जब कोई ऊपर जगह है, चलो यहीं बता दे रहा हूँ। हाँ, समझो कि कोई अगर बेबी गर्ल है, अगर ये एम्ब्रियो में है, तो इसके अंदर अविकसित जो अंडाणु की जो संख्या होगी वो लाखों में होगी। अब यही, जैसे ही ईसा का पार्थुरेशन हो जाता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के दौरान अपरिपक्व यानी इमेच्योर जो एग होती हैं, इनकी संख्या बच्चों हो जाती है 100 की संख्या। ठीक है, और जैसे ही ये बच्चे एडल्ट होते हैं, एडल्ट होते होते इनकी संख्या बचती है। सॉरी, यहाँ लाख था, यहाँ पे क्या होगा? थाउजेंड्स। अरे क्या हो गया? ये चल कहने रहा भाई। चलो, चल तो गया। इमेच्योर इनकी संख्या कितनी होती है? थाउजेंड्स में होती है। ठीक है,
थाउजेंड्स में होते हैं। जैसे एडल्ट में जाते हैं इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 100 में हो जाती है। वो 100 में कितनी होती है, 400 बचती है। और ये जो 400 होता है, इसको दो दो सौ में डिवाइड कर दो। तो ये जो दो दो सौ होते हैं, ये वन ओवरी और ये वन ओवरी, कितने ओवरी होते हैं, दो होते हैं, यानी एक जोड़ा। तो एक ओवरी में दो दो सौ अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। और इसी ये जो ओवरी है, ये प्रत्येक ओवरी में 200 अंडाणु हैं। अभी जो 200 अंडाणु हैं ये इसके अंदर है, ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर क्या है, फ्लूइड भी भरा है। इस फ्लूइड को हम लोग एट्रियम कहते हैं। बस यही मुझे समझना। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। एट्रियम के द्वारा ही इन्हें न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अब देखो ये स्तनधारी का अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है, यानी जब मैं यहाँ पे लिखा हूँ इस चीज को यहाँ पे ये बता दिया गया है कि समझो कि हम लोग कह रहे हैं प्राथमिक कोटिकाएं, यानी प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल की बात की जा रही है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होती हैं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। प्राइमरी फॉलिकल आगे न्यूट्रिशन लेती हैं, आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ने के बाद ये क्या करती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये क्या करती हैं, एग को रिलीज कर देती हैं। क्या कर देती हैं, एग को रिलीज कर देती हैं। जैसे एग को रिलीज कर देती हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। और एग को रिलीज करने के बाद अब इनकी क्या है, लेयर पचक जाती है, पिचक जाती है। और जैसे ही पिचक जाती है, ये बना लेती हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम बना लेती हैं। और ये कॉर्पस लूटियम क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुएशन कहलाती है। यानी ये जो प्लेसेंटा टूट के जब गिरने लगता है, तो जो द्रव गिरता है, जो ब्लड गिरता है, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जिसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको चीजें नहीं समझ, देखो ये पहला था प्राइमरी सेल थे, बड़े हो गए साइज में, फिर द्वितीयक बनाए, द्वितीयक में देखो यहाँ पे ओवुलेशन प्रोसेस, देखो यहाँ पे जोना प्रोसेस। अब ये परिपक्व होते होते क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर बना लेंगे। अब ये अंडाणु देखो बाहर आ गया, जैसे ही बाहर आ गया, अब ये लेयर क्या हो जाएंगे, पिछक जाएंगे। और ये अपने आप को कार्पस लूटियम नष्ट करके अपने आप को रुधिर का थक्का बनाएगा। और फिर जैसे ही विजाइना से जब ब्लूड, यानी कि जब मासिक चक्र चलता है, तो उसमें यही सब टूट टूट के सब गिर जाते हैं। ठीक है, यही चीज आपको समझाना था। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। तो अंडाशय के बारे में ये कहानी आप लोग याद रखिएगा। और आपको साथ में बता दें कि जब अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण का मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण भी होता है। यानी ओवरी के अंदर अंडाणु के निर्माण के साथ साथ दो हार्मोन, एक एस्ट्रोजन, उसे हम लोग ओस्ट्रोजेन भी कहते हैं, एस्ट्रोजेन, तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक दो हार्मोन का भी स्राव होता है। ये चीज याद रखो। कौन सिक्रेट करता है, ओवरी। ठीक है, अभी ओवरी बहुत सारे हार्मोन, प्रोलैक्टिन का भी सिक्रेशन कराएगा, रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशन कराता है। बहुत सारी चीजों को भी आपको समझना है। आइए देखो, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से फिगर दिया है। ये प्राथमिक यानी प्राइमरी फॉलिकल सेल ऊतक कोशिकाएं हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल सेल। ग्राफियन फॉलिकल सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। अब ये अंडाणु कोशिका है लेकिन इमेच्योर है, इसे हम लोग प्रारंभिक कह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि लेयर जो सबसे बाहर होती है इसे ग्रेनुलोसा की कोशिका कहते हैं। फिर और एक और लेयर बनाती है जिसे हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा, जिससे ये अंडाणु इसके अंदर सुरक्षित रह सके। फिर इसे प्राथमिक कोटिका ही है। ये फिर आगे बढ़ती है तो ये आकार में बड़ी हो जाती है, केंद्रक सेपरेट हो जाते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है जिसे हम लोग एंट्रम कह रहे हैं, ये सब सेपरेट हो जाते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है बाह्य थीका, और अंदर की लेयर अंतः कहलाती है, और जो बाहर की लेयर होती है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसे हम लोग द्वितीय कोटिका कह रहे हैं। अब ये द्वितीय कोटिका को और अच्छे समझो, जो सबसे बाहर की लेयर उसे क्यूमुलस उफोरिकस कहते हैं। ठीक है, तो फिर एक और लेयर फॉर्मेशन हो जाता है जिसका नाम है कोरोना, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, ये रहा स्पेलिंग। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा अंदर होता है, कोरोना रेडिया बाहर होता है। ठीक है, फिर
अब ये देखो, ये अंदर की स्थान खाली, जिसे हम लोग कहते हैं पुटिका गुहा कहते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो क्या होगा, अब ये ग्राफियन पुटिका फूट जाती हैं, और ये जो आप देख रहे हैं कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिटा, ये लेयर तो हो जाती हैं, और ये रहा एग। यानी ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसा, ये दोनों लेयर रहेंगे, और इसके साथ साथ अंडाणु, ये अंडाणु कोशिका है। तो ये और ये लेयर आपस में रहेंगे, और बाकी का जो शेष भाग बचेगा वो फट के निकल जाती है, जिसे हम लोग ग्राफियन पुटिका कहते हैं। या अब यही ग्राफियन पुटिका साथियों आगे चल के रुधिर का थक्का बनाती हैं, पित्त पिंड कोशिका बनाती हैं, कार्पस एल्बिकेंस बना के ये डीजनरेट और ब्लड के द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाती हैं। अगर ये अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो इसके साथ साथ ये भी निकल आता है। ठीक है, अब यही इसमें प्रोसेस बताया, ये सब ग्राफियन पुटिका आपको उतने अच्छे से पढ़ने नहीं है। ये पढ़ने है कि अंडोस्कर की प्रक्रिया क्या होती है, यानी ओवुलेशन क्या होता है। तो ओवुलेशन परिपक्व ग्राफियन पुटिका में क्यूमुलस ओफोरिकस के फैल जाने पर द्वितीय अंडकोशिका सेकेंडरी ओसाइट तथा उसमें लगी ध्रुविकाएं देहगुहा में मुक्त हो जाती है। ठीक है, और जो फिम्बरी लगी होती है, जो फिंगर की तरह, वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना है कि जो कार्पस लुटियम होती है, ये कहाँ है, ये ओवरी के अंदर ही है ना। तो ओवरी के अंदर ये लुटियल जो सेल है, ये चारों एक मोटी उपकला क्लियर बना लेती हैं, और यही कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन, ओस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन के नामक जैसे हार्मोन का भी स्राव करती हैं। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, जब बच्चे को जन्म देना रहता है तो ये यूट्रस की वॉल को चिकना बनाने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो होती हैं, ये ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करते हैं। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे अच्छे से। गर्भाशय बच्चेदानी क्या होता है कि ये 7 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जो शंक्वाकार नाशपाती के आकार का अंग होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नाम दिया है कि बाहरी पतला जो झिल्ली में स्तर होता है उसे परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम मैंने बताया। और साथ में बता दें कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये इंडोमेट्रियम की लेयर ही टूटती है, और ये टूटती कितनी है, 30 से 40%। ठीक है, सॉरी 70% ये टूट जाती है, और 30 से 40% बची रहती है। यही 30 से 40% फिर से जब नया मेंस्ट्रुअल होता है तब ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेजाइना क्या होता है, ये मूत्राशय मलाशय के मध्य में स्थित लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी तथा अत्यधिक लचीली और पेशी नलिका होती है। यह मादा का मैथुन स्थल होता है, जो रजोस्राव एवं प्रसव मार्ग का भी कार्य करता है। यानी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल और बच्चे को जन्म देने वाला भी स्थान होता है। इसमें श्लेष्म कला अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यह स्थान गीला रहता है। गर्भाशय की ग्रीवा इसके पश्च भाग में खुलती है, इसका अग्रभाग एक छिद्र द्वारा खुलता है। कुंवारी कन्या में योनि के मुख पर पतला और झिल्ली युक्त एक पर्दा होता है, जिसे योनि छद्म हाइमन की लेयर कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान देश में, समाज में, ये जो हाइमन की जो एक लेयर होती है, जो कि ये गर्ल्स के वेजाइना के चारों ओर पाई जाती है, वेजाइना के सराउंड में पाई जाती है। तो हमारे समाज में ये तथ्य लगाया जाता है कि जिस कुंवारी लड़कियों के वेजाइना के चारों ओर ये वेजाइना की लेयर, हाइमेन की लेयर टूट गई है वेजाइना के चारों ओर की, वो गर्ल्स क्या है, नॉट वर्जिन, वो वर्जिन नहीं है। मतलब जिनका ये है वो वर्जिन है। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इस चीज को समझिए कि जो हाइमन की लेयर होती है, यहाँ देखो क्या लिखा है कि मुख पर पतला, क्या लिखा है, पतला। पतला मतलब एकदम पतला होता है, कि लड़कियां अब गेम खेलती हैं। ठीक है, गेम में जैसे ओलंपिक गेम हो गया, ओलंपिक में जैसे जंपिंग हो गया, ठीक है, जंपिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, ठीक है,
घोड़े घोड़े को दौड़ाने वाला जो होता है, हॉर्स राइडिंग हो गया, इसके साथ साथ ये साइकिलिंग भी करती हैं। तो इसके दरमियान क्या होता है कि जब दोनों पैर के रगड़ घिसड़ से क्या होता है कि हाइमन प्लेयर ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ये हाइमन प्लेयर वेजाइना से फट जाती है। ठीक है। जो गेम प्लेयर होते हैं, जो खेलते हैं, और आजकल के खान पान इतने कमजोर होते हैं कि हाइमन का लेयर वैसे बहुत वीक होता है। ठीक है। तो इसमें इसकी वर्जिनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। इसको दिमाग में आप बैठाइए और अपनी समझ को विकसित करिए। ठीक है। एक अच्छी शिक्षा ही आपको समझदार बनाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक इस समय ट्रेंडिंग रील चल रहा है कि योनि में उपस्थित कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो श्लेष्म को अम्लीय बना देते हैं। वीर्य का क्षारीय अंश मैथुन के समय समृद्धता को समाप्त कर देता है। लोगों का आजकल रील में देख के ये है कि वेजाइना के अंदर क्या होता है कि जो दही बनाने वाली जो बैक्टीरिया होती है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो प्रिय साथियों, जो लैक्टोबैसिलस होता है, इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। तो जो दही में होता है, जो नॉर्मली जो गाय के दूध से जो दही बनती है, उसमें स्पीसीज अलग होती है भाई। वो स्पीसीज अलग होती है। और जो वेजाइना के अंदर जो लैक्टोबैसिलाई होती है, इसकी स्पीसीज अलग है। ठीक है। हाँ, ये है कि दोनों की जो है जीनस सेम है। तो जीनस नहीं, इसकी स्पीसीज सेम है। ठीक है। तो अब वो जो दही के अंदर पाया जाता है स्पीसीज, वो दही को जमा देता है, लेकिन वेजाइना के अंदर जो स्पीसीज पाया जाता है लैक्टोबैसिलस के, ये क्या करता है कि कार्बनिक अम्ल बनाता है, जो कि जो श्लेष्म की जो लेयर होती है उसको अम्लीय बना देता है। जब वीर्य का क्षारीय अंश इसके अंदर आता है तो मैथुन के समय इस अम्लीयता को समाप्त कर देता है स्पर्म। ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। सहायक जनन ग्रंथियां जैसे बार्थोलिन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। बार्थोलिन ग्रंथियां क्या करती है, योनि छिद्र के ऊपरी भाग पर प्रकोष्ठ में मूत्रमार्ग का छिद्र होता है। यहाँ मूत्रमार्ग की दीवार में श्लेष्म का स्रावन करने वाली सेम के बीच की आकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें बार्थोलिन की ग्रंथियां या प्रगाढ़ ग्रंथियां यानी बार्थोलिन ग्लैंड्स या वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। मैथुन के समय इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म लुब्रिकेंट का काम करता है। ये नर की काउपर ग्रंथियों के समजात अंग है, यानी जो मेल के अंदर काउपर ग्लैंड यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, वैसे ही फीमेल के अंदर बारकोलिन की ग्लैंड पाई जाती है। जैसे मेल में स्पर्म को लुब्रिकेंट प्रदान करता है, जैसे महक पैदा होता है, तो वैसे फीमेल के विजाइना में ये भी क्या करता है कि जब इसमें से फ्लूइड का सिक्रीशन होता है तो उसको भी लुब्रिकेंट ये देता है। ठीक है। इस चीज को आप याद रखें। स्तन ग्रंथियों के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं कि नर एवं मादा दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए बड़े चुचक निपल्स उपस्थित होते हैं। वे निबल के चारों ओर वर्ण युक्त होती हैं, जिसे एरियोला कहते हैं। ठीक है। और और क्या लिखा है कि मेल के अंदर मादा जो फीमेल होती हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है कि इसके अधिकांश भाग वसा के जमाव होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट का फॉर्मेशन कहते हैं, जिसकी वजह से फूला रहता है। प्रत्येक स्तन स्रावी ऊतकों का बना होता है, जो 15 से 20 पालियों में बटा रहता है। इनके बीच वसी ऊतक भरे रहते हैं। तो मेल के अंदर वसा न होने की वजह से उनका नहीं दिखता है, लेकिन फीमेल का उभरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वसा इकट्ठे रहती हैं। ठीक है। प्रत्येक पाली में कई छोटी पालिकाएं होती हैं। प्रत्येक पालिका के अंगूर के गुच्छों के भांति इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी दुर्ग्रंथियां होती हैं, इसे कूपिका कहते हैं। ये रहा मेमरी ग्लैंड। अब देखो इसमें पसलियां, यानी ये जो फेफड़े की जो हड्डी है वो पसली है। इसमें अंतर परसुका पेशिका है, दीर्घ अंश पेशिका है, यानी कि यहाँ पे वसा भरी हुई है। अब इसमें देखो ये पूरा वसा इस मेमरी ग्लैंड में भरने की वजह से इसकी साइज उभर जाती है। मेल में यही वसा न होने की वजह से मेल का जो निप्पल होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कम शो होता है। अब ये वसा के बाद क्या होती है, दुग्ध पालियां होती हैं, जो आगे मिलकर क्या बनाती हैं, दुग्ध कोशिकाएं बनाती हैं। और ये और संयोजित होकर दुग्ध वाहिनी बनाती हैं, और संयोजित होकर तुम्बिका, फिर ये दुग्ध नाल, फिर चूचक, और फिर यहाँ से मिल्क का सिक्रीशन होता है। मिल्क सिक्रीट यहाँ से हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। तो मादा की स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, ये एक प्रकार की सहायक ग्रंथि होती हैं, जो मादा के अंदर पाई जाती है। गर्भावस्था के समाप्त होने पर कोशिकाएं फैल जाती हैं, जिससे इनसे दूध का स्रावन होने लगता है, जो पालिकाओं को छोटी द्वितीयक में बहता है। ठीक है। 15 से 20 दुग्धनाल होते हैं। आ, छिद्र बाहर निकलती है, बाहर खुलने से पूर्ण का भाग छोटी स्तुंबिका एम्पुला में खुला
टाइम। अब मादा में यौनारंभ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मादा में नर की तुलना में यौनारंभ जल्द शुरू हो जाता है। मादा में यह लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। मादा में सबसे पहले वृद्धि की अवस्था प्रारंभ होती है, इसके बाद 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग होता है तथा मीनार प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, 12 से 13 वर्ष में। तो जैसे ही फीमेल कोई है, अगर फीमेल के अंदर अगर वो जैसे वो 12 से 13 वर्ष की होती हैं ईयर्स में, तो उनमें क्या होता है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके समय उनके अंदर एक ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। उनके अंदर ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, यानी एग का निर्माण होता है। एग का निर्माण किया जाता है। तो एग के निर्माण करने के लिए उनके अंदर एक विशेष उनके अंदर एक विशेष चक्र प्रारंभ होता है। चक्र प्रारंभ होता है, जिसे जिसे मासिक चक्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, अगर मासिक चक्र स्टार्ट होता है 12 से 13 वर्ष में, तो इसे हम लोग कहते हैं मीनार्क। ठीक है, और ये मासिक चक्र जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, अगर ये स्टॉप हो जा रहा है, तो इसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण में बाह्य जननांग कोशिकाओं विकास प्रारंभ हो जाता है। अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म का आवर्तक चक्र प्रारंभ हो जाता है। शरीर मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। स्वर मधुर और तीव्र हो जाती है। ये सब है। और फिर लड़के और लड़कियों में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग जानते हैं। रजोधर्म तथा मासिक चक्र आवर्तक चक्र क्या होते हैं बच्चों? तो आप समझिए कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के समय ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाती है। जो जनन काल 12 से 13 वर्ष होती है, इसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया दोनों अंडाशय में बारी बारी से होता है। लेकिन 40 से 45 वर्ष की आयु तक ही होता है, यानी ये समाप्त हो जाता है। अगर एक बार प्रारंभ हो गया 12 से 13 वर्ष, तो ये समाप्त कब होगा? जब तक 400 अंडाणु पूरे रिलीज नहीं हो जाते हैं। किसी किसी में जो मासिक चक्र होता है साथियों, ये मासिक चक्र 28 से 30 दिन का भी होता है। यानी अगर हम लोग बात करें कि जो एमसी होता है मासिक चक्र, इसकी जो साइकिल होती है, या तो ये 28 दिन की हो सकती है, या तो ये 30 दिन की हो सकती है, या ये फिर 32 दिन का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। तो हमारे इंडियन में जितने वुमेन्स हैं, उनका 28 दिन का ये पीरियड चलता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया एक बार, तो अगर 13 से 14 वर्ष में स्टार्ट हो गया, तो ये जो 401 है, इसको खत्म होते होते 40 से 50 वर्ष लगते हैं। ठीक है, तब ये जाके खत्म होता है। ठीक है, और ये जो मासिक चक्र होती हैं, इसमें अनेक क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, प्री ओवुलेटरी फेज होता है, और इसके बाद हम लोग बात कर ले कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज होता है। आइए इतना डीप ना समझते हुए हम इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को एकदम इजी भाषा में समझते हैं कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये लग रहा है यहाँ से युग्मक जनन आ गया। चलो हम लोग आइए हम लोग समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम लोग को समझना है, तो हम लोग यहाँ पे एकदम इजी में समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि जो
ओ सेट। मासिक चक्र है। जो ये मासिक चक्र है, इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसमें चार अवस्थाएं होती हैं। मेंस्ट्रुएशन, दूसरी जो अवस्था होती है इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है। तीसरी जो अवस्था होती है उसे हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज। और फिर चलती है नेक्स्ट साइकिल। फिर चलती है नेक्स्ट साइकिल, यानी मिला जुला के तीन मुख्य फेजेस, अवस्थाएं हैं इसमें, समझो कि होता क्या है। होता ये है साथियों कि जैसे मासिक चक्र जब किसी लड़की में 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है, तो मैंने आपको बताया कि उसमें कितने अंडाणु होते हैं, 400 होते हैं। 400 का डिवाइड कर दो 12 से, तो चार 45 से 47 आएगा, जिसे हम लोग साल एक अप्रोक्स मानते हैं। ठीक है। अब समझो कि ये जो नीचे वाली लेयर दिख रही है, ये पूरा लेयर जो है, ये है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन। प्लेसेंटा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंडोमेट्रियम की वॉल है। जैसे जैसे इंडोमेट्रियम की वॉल टूट के फिर बनती जाती है, वैसे वैसे देखो ये प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी में फिर यहाँ देखो ओव्यूलेशन, फिर कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट होकर डीजनरेट होती चली जाती है। तो ये दोनों प्रक्रिया करने के लिए अलग अलग हार्मोन के लेवल भी बढ़ते और घटते रहते हैं। देखो जब प्लेसेंटा टूट रही है, तो किसकी मात्रा ज्यादा है? एलएच की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। जैसे एलएच की मात्रा कम होती है, यानी ये देखो एलएच की मात्रा जैसे ही कम होती है, वैसे जान लो कि अब ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, यानी कि फिर से ये जो है एलएच की मात्रा, देखो एलएच की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये इंडोमेट्रियम की वॉल बनती जाती है। जैसे ही एफएसएच की मात्रा कम होती है, जैसे ही एफएसएच की मात्रा कम होती है, यानी देखो यहाँ पे एफएसएच की मात्रा कम हुई, ये इंडोमेट्रियम की वॉल टूटने लगी। यहाँ से समझ लो कि अगर एलएच का मात्रा कम होगा, एलएच का मात्रा कम होगा तो इंडोमेट्रियम की वॉल टूट के फिर बनने लगती है। और एफएसएच का मात्रा जब बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर टूटने लगती है, यानी जब बन गया था फिर ये क्या होने लगती है, टूटने लगती है। तो ऐसे इस चीज को आप याद रखेंगे कि एलएच का मात्रा ज्यादा हुआ। अब देखो यहाँ से अगर इसको ऐसे करो, तो ये वाला स्टेज, और यहाँ पीक वाले पे अगर आओ, तो देखो क्या देख रहे हो। यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये टूट रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी वेजाइना से सिक्रीशन 3 से 4 डेज का होता है। अब ये टूट के फिर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे देखो बन रहा है, बन रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो एलएच ज्यादा ही तो है, एलएच ज्यादा ही है, यानी यहाँ पे भी एलएच ज्यादा है। एलएच ज्यादा है, यहाँ पे देखो क्या ज्यादा है, अगर यहाँ से और यहाँ पे देखो तो क्या जाता है, ये रेड वाला प्रोजेस्टेरॉन। एलएच ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, ये ल्यूटियल फेज बढ़ रही है। ठीक है। मतलब सिक्रेटरी फेज बढ़ रही है। तो ये चीज याद रखो, लूटियल फेज कब होगा? लूटियल फेज तभी होगा जब एलएच का मात्रा ज्यादा हो, प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा ज्यादा हो। यानी एलएच प्रोजेस्टेरॉन एक साथ काम करते हैं, और एफएसएच और इसके साथ एस्ट्रोजन साथ काम करते हैं। तो दो हार्मोन का ये कॉम्बिनेशन आप याद रखो। ठीक है। ये चीज याद रख लो। तो अब देखो जैसे जैसे ये मेंसेस हो रहा है, यानी ये मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी अब टूट के इंडोमेट्रियम की वॉल, देखो ये जो रेड पोर्शन है ये मतलब टूट के गिर रहा है। जब ये टूट के गिर जाता है कितने दिन से? 5 दिन तक, यानी 1 से 5 दिन तक सिक्रेशन होता है। फिर 5वें दिन से जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, तो फिर से ये इंडोमेट्रियम की वॉल बढ़ती जाती है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अंडाणु का परिपक्वन स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे इंडोमेट्रियम की वॉल बनती है, यहाँ पे अंडाणु का मेचुरेशन होता है। उसके बाद 13 से लेके 15 दिन तक क्या होता है कि एक पूरा मेच्योर हो जाता है। ये एकदम बीच वाली लाइन को देखो, ये पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब 14, यानी ये क्या है, 14 डेज।
14 डेज तक अंडाणु एकदम परिपक्व हो गया। जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है तो ये कितने 17, यानी 14 से लेके 17 दिन तक, यानी कितने हो गए, 14, 15, 16, 17, यानी 4 से 5 डेज हम लोग मान लें कि इतने दिन तक ये जो एग होता है, ये एम्पुला स्टमक जंक्शन याद आ रहा है, वहां पे वेट करता है। जब स्पर्म नहीं मिलता है तब फिर ये कॉर्पस लुटियम बढ़ती जाती है और फिर से मेंस्ट्रुएशन होने तक, यानी इंडोमेट्रियम की वॉल टूट के गिर जाती है। किंतु परंतु लेकिन साथियों, अगर 4 से 5 दिन के भीतर अगर अंडाणु आया और निषेचित कर गया, सॉरी शुक्राणु आया और अंडाणु से निषेचित कर गया, तब ये लूटियल फेस नहीं होगी। क्या मैंने बोला कि अगर 4 से 5 दिन यानी 14 डेज से 17 डेज के बीच में अगर शुक्राणु अगर अंडाणु से निषेचित नहीं होता है, तो तो ही ये इंडोमेट्रियम की वॉल टूटेगी। अगर वो मिल जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, तो ये लूटियल फेज नहीं होगी। ठीक है, समझे इस चीज। दूसरी चीज कि अगर मान लो, जैसे आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा कि सर, अगर मान लीजिए 18 19वें दिन अगर स्पर्म आया, तो देखो आएगा तो चांस ये रहता है कि एग के कुछ अंश तो डी जनरेट हो जाते हैं और कुछ अंश ही बचे रहते हैं। तो शुक्राणु मिलेगा जरूर, लेकिन वो जो बच्चा होगा वो या तो बीमार होगा या उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगी या उसमें किसी प्रकार की बीमारी जरूर होगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो डिफेक्टिव होते हैं वो इसी कारणवश से होते हैं। ठीक है। और हाँ, और आपको ये बता दें कि ये जो 4 से 5 दिन यानी 14 डेज से लेके जो 17 डेज वाला डे है, इसे हम लोग कहते हैं रिस्क डे। यानी इस दरमियान अगर मैथुन की क्रिया होती है, शुक्राणु अगर अंडाणु से मिलता है, तो 100% चांस है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर 17 से यानी 14 से लेके 19 दिन तक मिलते हैं, तो इसकी परसेंटेज घट के 70% हो जाती है। 20 दिन 50%, 24 दिन 30% और 28 दिन 0%। यानी जिस समय मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, अगर उस टाइम पे अगर स्पर्म आता है, तो 0% चांस है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो पाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए। ये देखो, ये इसकी कुछ वो बनाई गई है कि यूट्राइन साइकिल ओव्यूलेशन की प्रोसेस साथ में चलती है। यहाँ पे देखो, ब्रेन हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है, प्राइमरी फॉलिकल ओव्यूलेशन होता है। तो देखो एस्ट्रोजन बहुत खुश हो जाता है कि मैं ही सब करता धरता हूँ। एलएच मारता है इसको एक थप्पड़ खींच के, देखो एलएच, यहाँ पे देखो क्या लिखा हूँ, एलएच प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एलएच प्रोजेस्टेरॉन का साथी है, लेकिन एस्ट्रोजन बहुत खुश होता है, उसको एलएच मारता है एक थप्पड़ और धरा, देखो यहाँ स्मैक, एक थप्पड़ मारा और ये क्या करता है, एक को रिलीज कर देता है। जैसे एक को रिलीज होता है, ये बेचारा फिर कहता है चलो अब छोड़ो, ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे इसकी लेवल आ जाती है। फिर प्रोजेस्टेरॉन और एले प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, इसको लेके साथ में जाता है और जिससे क्या होता है, ये टूट के गिर जाते हैं प्लेसेंटा से बाहर। ठीक है, तो ये स्टेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको लिखने के लिए आता है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये भगवान। चलो बच्चों, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है, आइए इस चीज को समझते हैं। ये टॉपिक भी आ गया भाई। 1 मिनट। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं युग्मक जनन की, बात करेंगे कि युग्मक जनन क्या होता है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो कि नर एवं मादा दोनों लोग में चलता है। ठीक है,
चलो समझो। ये यार, चलो, चल ही तो रहे हैं सर। हाँ चलो, ठीक है। युग्मक जनन, युग्मक जनन क्या होता है? वृषण तथा अंडाशय की जननी उपकला जो होती है। अब देखो युग्मक जनन क्या होता है। हम लोग कह दें कि युग्मक, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही, प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। ये जो युग्मक जनन होता है बच्चों, ये नर एवं मादा में अलग होता है। यानी जो नर की बात करें तो इसमें बनेगा शुक्राणु, और जो मादा होगी उसमें बनेगा अंडाणु। ठीक है, उनमें क्या बनेगा? अंडाणु यानी एक। ये है फीमेल का सिंबल। तो जन्म यानी युग्मक जनन वह प्रक्रिया होती है जो कि जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन की प्रमुख प्रावस्थाएं होती हैं जो कि नर एवं मादा में समान होती है, जैसे गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था होती है। आइए हम लोग बात करते हैं नर, नर युग्मक जनन। नर युग्मक जनन जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे शुक्र जनन भी कहते हैं। तो नर के जो वृषण होते हैं उसमें जो जनन कोशिका होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु के निर्माण होते हैं, जिसे हम शुक्राणु जनन यानी नर युग्मक जनन भी कहते हैं। ये कहाँ चलती है? तो शुक्र जनन नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। ये आप अपने एग्जाम में इतना पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों, अब इसकी सबसे पहली अवस्था जो होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंड। अब देखो इसमें मल्टीपल फेज कहते हैं। क्या होता है कि जो शुक्राणु जन कोशिका होती है क्या होती है? द्विगुणित होती है। अब ये क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है। मल्टीप्लिकेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में ये एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? दो। ये दोनों सेल कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। बच्चों एक चीज समझो कि द्विगुणित का मतलब क्या होता है? द्विगुणित जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि किसी भी सेल में गुणसूत्रों की संख्या कंप्लीट एक जोड़ा हो। और अगुणित का मतलब क्या हो? कि किसी भी सेल में, जिसे हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं, किसी भी सेल में गुणसूत्रों की संख्या उसके जनन कोशिकाओं के हाफ सेट में हो, यानी कि केवल आधा हो, उसे हम लोग अगुणित कहते हैं। तो जितने भी युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। अब देखो गुणन प्रावस्था में क्या हो रहा है? एक सेल से दो सेल, दो सेल से कितने बन गए? चार सेल बन गए। अब ये अवस्था क्या कहलाई? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था के बाद क्या है? इन चारों सेल का क्या होगा? वृद्धि होगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। क्या कहते हैं साथियों? ग्रोथ फेज कहते हैं। अब इस ग्रोथ फेज में क्या होता है कि कोई एक सेल, देखो चारों सेल वृद्धि करेंगे। यहाँ पे मैं केवल एक सेल के बारे में समझेंगे कि कोई एक सेल जो है टोयन वो वृद्धि अवस्था में जाएगा। तो वृद्धि अवस्था में जाएगा तो ये सेल का शेप देखो, साइज, और इसका साइज देखो। तो ये छोटा था, ये बड़ा हो गया। जैसे ये बड़ा होता है साइज में तो इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करता है जिसमें द्विगुणित कोशिका जो होती है वह अगुणित दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी अगर इसमें 46 क्रोमोसोम था तो ये आधा आधा, इसमें 23, इसमें 23, इसमें आ गए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं बच्चों। फिर ये अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन करते हैं जिसमें चार कोशिकाएं बन जाती हैं जो कि समान अपने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं के ही होते हैं, बशर्ते कोशिकाओं की संख्या डबल हो जाती है और जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है। इसलिए जो अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय है
उसे हम लोग साथियों इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, यानी समान कोशिका विभाजन। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें गुणसूत्र संख्या n थी, इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, यानी इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान है। लेकिन वहीं इसमें देखो कि जो ये प्राथमिक शुक्र कोशिका थी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, लेकिन इसमें आधा हो गई। लेकिन यहाँ आधा नहीं हो रहा है, यहाँ समान है, यहाँ आधा हो रहा है। तो इसलिए अर्धसूत्री विभाजन को, फर्स्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल, यानी अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं। और फिर क्या होगा कि ये जो पूर्ण शुक्राणु बनेंगे, ये मेच्योर होंगे, परिपक्व होंगे और शुक्राणु का निर्माण कर लेंगे। फिर अब ये तैयार हो गया कि अब ये अंडाणु से निषेचित हो सकता है। यहाँ पे देखो, एक सेल से चार बने, तो 4 से 16 बन गए। ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, इसीलिए तो स्पर्म कितने होते हैं? मिलियंस की संख्या में होती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। अब शुक्राणु का स्ट्रक्चर, तो शुक्राणु की संरचना पूछ सकता है कि शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है शीर्ष होता है। देखो, ये शीर्ष, ये मध्य भाग, ठीक है। मध्य भाग से ऊपर क्या है? ग्रीवा है, और एक पूंछ, यानी हम लोग कहते हैं 4 भाग इसके मुख्य हैं। तो शीर्ष वाले भाग में देखो क्या है कि एक्रोसोम की लेयर होती है, हेड वाला पोर्शन, जिसमें केंद्रक होता है, अग्रपिंडक, जीवद्रव्य कला जो होता है। अब ग्रीवा वाले जो गर्दन वाला भाग है, इसमें देखो, एक इसमें अग्रस तारक केंद्र है, और एक नीचे है जिसे हम लोग दूरस्थ तारक केंद्र कह रहे हैं। तो अग्रस यानी प्रॉक्सिमल, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो बच्चों, आपको एक चीज बता रहा हूं, समझिएगा। डिस्टल सेंट्रियोल कि जो फीमेल मादा का जो अंडाणु होता है, उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। इसीलिए जो मादा का अंडाणु होता है, उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं होता है कि वो एम्ब्रियो बना ले, वो भ्रूण बना ले। स्पर्म के पास होता है, लेकिन फिर भी इसके पास उस चीज की कमी होती है कि ये शुक्राणु भी भ्रूण का निर्माण नहीं कर सकता है। इसीलिए स्पर्म और एग का मिलना बहुत ही जरूरी होता है। जब ये स्पर्म एग के अंदर एंट्री करता है, तो इसका केवल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही इस के अंदर जाता है, और बाकी जो दूरस्थ वाला होता है वो बाहर ही रह जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया टेल को बनाने में हेल्प करता है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है साथियों, ये स्पर्म को दौड़ने, तेज भागने में क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। अब पूछ, तैरने में, मूव करने में, ऐसे ऐसे मूव करने में इसको मदद देता है। और जो शीर्ष वाली भाग होती है, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम। जब ये अंडाणु के वॉल से टकराता है, तो ये एंजाइम की जो एक्रोसोम की जो लेयर वो फट जाती है, और उस एंजाइम को सिक्रीट करती है, और अंडाणु के वाल को छेद देता है, जिससे ये शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बाकी ये मध्य भाग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने इस चीज को बता दिया। अंडज जनन क्या होता है? oogenesis। जैसे हम लोग शुक्राणु जनन पढ़ते हैं, वैसे अंडाणु जनन पढ़ते हैं। मादा में अंडाशयों की जननी उपकला की प्राथमिक जो जनन कोशिका होती है, जिसे प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहती हैं, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं की आधा होती है। आइए इस चीज को समझते हैं। तो इसमें भी 3 अवस्था होती हैं: गुणन प्रावस्था, जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज कहते हैं। ये जो पहला सेल ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये जो पहला सेल है, इसे हम लोग प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रीमोर्डियल जर्म सेल ही कहते हैं। इसमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, जिसमें गुणन प्रावस्था में एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, फिर 2 से कितने बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं। इसमें से 4 में से क्या होता है कि अब प्रत्येक एक कोशिका साइज में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद उसे, जब बड़ी हो जाती है, उसका नाम दिया जाता है प्राथमिक अंडाणु कोशिका, यानी प्राइमरी oocyte। ठीक है, ग्रोथ फेज करती है, बड़ा हो गया। अब ये 2n ही है। अब ये क्या करती है? ये भी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करती है,
ये भी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करती है, और करने के बाद एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनाती है। जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम लोग सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसे हम लोग प्राइमरी ध्रुवीय कोशिका यानी प्राइमरी पोलर बॉडी कहते हैं। अब पोलर बॉडी भी डिवाइड करता है, तो ये भी अपने जैसे ही दो समान अगुणित पोलर बॉडी को बनाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करके। और ये जो बड़ी कोशिका बनी थी, ये फिर विभाजित करती है, और एक बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका फिर बनाती है पुनः। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इसमें प्राथमिक oocyte में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित थी, लेकिन जैसे द्वितीयक यानी सेकेंडरी oocyte में आता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, इसमें भी आधी हो गई। ये भी दो बनाए, तो ये भी क्या समान बनाया अपने, तो ये भी इक्वेशनल डिवीजन की तरह हो गया। रिडक्शनल डिवीजन एक्चुअली कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन ही फर्स्ट होता है। ठीक है। अब यही अंडाणु आगे परिपक्व हो जाएगा, और फिर इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। अब यानी अभी तैयार हो चुका है शुक्राणु से मिलने के लिए। ठीक है। मैथुन की प्रक्रिया हो जाएगा, जिसमें नर एवं मादा के लैंगिक जनना से इस वेणु का परस्पर संयोग मैथुन कहलाता है। और फिर नर से स्पर्म और फीमेल का वो अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, और फिर जाइगोट बन जाता है। अंडाणु की संरचना की बात करें तो मादा का जो अंडाणु होता है 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। अंडाणु के बड़े भाग में पीला पीतक यौग होता है, जिसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। इस चीज को इतना आप याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे नर के वृषण में नर हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो आप लोग बताएं, इसे अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। सर्टोली कोशिका कहाँ उपस्थित होती है, तो ये वृषण में उपस्थित होती है। वृषण में छोटी नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, वृषण जालक यानी रेटिटेस्टिस कहते हैं। मनुष्य में अधिवृषण का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण कैपट कार्पस तथा कौड़ा भाग से होता है। यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दे तो क्या होगा, शुक्रवाहिनी के काट देने से शुक्राणु वृषण से शुक्राशय में नहीं पहुंच पाएंगे, तब वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि निषेचन पूर्व घटना कंप्लीट हो गई। ठीक है। निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद वाली जो घटना है, अब हम लोग को वो चीज पढ़ना है कि क्या होगा, यानी युग्मक बन चुका है। देखो, मादा में योनि द्वार पर से झिल्लिनुमा आवरण को क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। आर्तक चक्र क्या है, मादाओं के जनन तंत्र तथा हार्मोन में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को आर्तक चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। सामान्य रूप से यह चक्र औसतन 28 दिन में पूरा होता है। आओ, अब मानव भ्रूणी परिवर्धन यानी हम लोगों ने ये पढ़ा कि निषेचन एक प्रक्रिया होती है। निषेचन के पहले की घटना हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग को फर्टिलाइजेशन, और अब हम लोग को पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अब हम लोग को पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ना है। ठीक है। नर और मादा युग्मक कब मिलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मानव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। तो हमने पिछले अध्याय में ये सब पढ़ लिया था। अब भ्रूणी परिवर्तन पढ़ते हैं। ये निषेचन की क्रिया के उपरांत बने भ्रूण में होने वाले परिवर्तन की एक श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण एक वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण परिवर्तन समय मुख्यतः तीन प्रक्रियाएं होती हैं। युग्मनज का विभाजन वृद्धि होता है, और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति जीन एक्सप्रेशन द्वारा विभेदन होता है, और जो विभेदित कोशिकाएं होती हैं ऊतक तथा उत्कोच से अंग एवं अंग तंत्रों का विकास करती हैं। ठीक है। अब भ्रूणी परिवर्धन की जो कुछ प्रावस्थाएं, जैसे युग्मक जनन हो गया, निषेचन की प्रक्रिया हो गया। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी विदलन, फिर तूतक मॉरुला, फिर कोकरकुटी, फिर गैस्ट्रुलाइजेशन, और गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण कैसे होता है, यही चीज हम लोग को पढ़ना है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो शुक्राणु था और जो एग था, जब ये दोनों आपस में मिल गए तो बना लिया जाइगोट। जब ये जाइगोट बन गए साथियों, तो इसे हम लोग जाइगोट को कह दे रहे थे युग्मनज। क्या कह रहे थे, युग्मनज। अब यही युग्मनज जो साथियों है, ये आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और ये जो एम्ब्रियो होगा, ये 2 सेल अवस्था में जाएगी, 2 से 4 सेल स्टेज में जाएगी, 4 से 8 सेल स्टेज में जाएगी,
और 8 सेल से 16 सेल स्टेज में अवस्था में जाएगी, फिर 16 से 32 सेल स्टेज अवस्था में जाएगी, फिर ये प्लेसेंटा से अटैच हो जाएगा। जब ये प्लेसेंटा से अटैच हो गया, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं अंतरोपण, यानी कि अब अंतरोपण का मतलब हो गया कि फीमेल अब प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी 48 आवर्स यानी 48 घंटे की पूरी प्रक्रिया होती है। तो जब एम्ब्रियो बना निषेचन के बाद, फिर इसमें क्लीवेज होता है, 2 सेल्स से 4 सेल में बन जाता है। फिर मारुला बनता है 4 से 8 सेल वाला स्टेज में। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है 8 से 16 वाले में। फिर गैस्ट्रुलेशन 32 सेल वाला बनता है, और यही जाके प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है, और फिर यही गैस्ट्रुला से क्या होता है कि बच्चे का निर्माण होता है। तो युग्मक जनन आप लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें नर एवं मादा युग्मक मिल गए। निषेचन हो गया, निषेचन के बाद युग्मज बन गया। तो ये सारे प्रक्रियाएं बताया है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। आइए अब हम लोग समझते हैं निषेचन के बाद की घटना। ठीक है। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज में तीव्रता से समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है, तथा इसी समय यह अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर अग्रसर होने लगता है, जहां इसका परिवर्धन गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है। निषेचन का क्या महत्व है ये इसमें बता रखा है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है। ये अब आ गया होगा। ठीक है। 8 पॉइंट आप लोगों ने खींच लिया होगा। अब इसमें क्या होता है, विदलन की प्रक्रिया होती है, जो 24 घंटे पश्चात मानव युग्मन में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। जिसमें डीएनए की मात्रा वृद्धि होती है। ठीक है। ये चीज आप लोग, और ये अपने चारों क्या करते हैं, एक लेयर बना लेती है, जिसे हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्लीवेज के टाइप्स आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, इतना डीप हम लोग को नहीं जाना है। फिर आगे विदलन और समसूत्री विभाजन में कभी नहीं पूछता है। विदलन का महत्व पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं, दैहिक कोशिकाओं के समान कोरक खंडों में केंद्र में कोशिका द्रव का अनुपात पुनः स्थापित हो जाता है। मनुष्य में अंडे का विदलन, इतना डीप नहीं जाना है। फिर आगे अगली प्रक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। देखो वाव। ठीक है। अब मारूला बनता है। मारूला क्या होता है, ये 16 कोरक खंडों की गोल एवं ठोस संरचना होती है, जिसका आकार युग्मनज के समान ही होता है। इस अवस्था का जैसे ही प्रारंभ होता है, भ्रूण पक्षमापी क्रिया पेशी कंसूजन अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ने लगती है, तो उत्तर निषेचन 4 से 6 दिन बाद गर्भाशय में पहुंच जाए। 4 से 6 दिन। ठीक है। फिर इसके बाद भ्रूण का रोपण हो जाता है, यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कोकरपुटी बनने के पश्चात भ्रूण के ऊपर स्थित जोना पेलुसिडा आवरण धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और पोषक कोरक गर्भाशय दूध स्रावित होने लगता है, तो पोषक कोरक की भित्ति के सीधे संपर्क में आ जाती है। इम्प्लांटेशन हो गया। अब जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, वैसे धीरे धीरे उसका निर्माण होने लगता है, यानी भ्रूण का विकास होने लगता है। तो अब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होगा। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में दूसरे सप्ताह के अंत तक द्विस्तरीय ही रहता है। तीसरे सप्ताह की प्रमुख प्रक्रिया 3 जनन स्तरों की स्थापना होती है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक प्रिमिटिव स्टिक बनता है, और जैसे कोशिका अंतःजनन असर तथा अधिकोरक के मध्य में फैलकर भ्रूणी एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का निर्माण करती है। और बाकी सारणी स्पष्ट करता है कि जो बाहर की लेयर होती है, बीच की लेयर होती है, और अंदर की लेयर होती है, क्या क्या बनाती है। तो जो सबसे बाहर की लेयर थी, इसे हम लोग कह रहे थे पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली लेयर थी, इसे हम लोग कह रहे थे मीजोडर्म लेयर। और जो सबसे अंदर वाली लेयर थी, इसे हम लोग कह रहे थे इंडोडर्म की लेयर। ठीक है साथियों। अब देखो, जो बाह्य जनन स्तर थी, यानी जिसे हम लोग कह रहे थे पेरीमेट्रियम, ये त्वचा, बाल, नाखून, अधिचर्म बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क के सबसे बाहरी स्तर का निर्माण करते हैं। रेनल ग्रंथि तथा मेडुला पीनियल ग्रंथ का निर्माण में मदद करते हैं। मध्य जनन स्तर से त्वचा की चर्म बनती है, आहार नाल की पेशी स्तर बनती है। समझ जो संयोजी ऊतक जो ब्लड के निर्माण में मदद करती हैं, उनका निर्माण होता है। मसल्स का निर्माण होता है। किडनी का निर्माण होता है। जनन अंग, एड्रिनल ग्रंथि तथा मूत्रवाहिनी का निर्माण होता है। लेकिन जो अंतः जनन स्तर होती है, आहार नाल का भीतरी स्तर बनाती है। यकृत आहार नाल की ग्रंथियों का निर्माण करती है। या अग्नाशय जीभ का निर्माण करती है। वहीं देखो,
जो बाहर वाली संपूर्ण आँख का निर्माण। अब बाह्य जनन स्तर का भविष्य क्या क्या होगा? संपूर्ण आँख का निर्माण करेगी, कान का आंतरिक भाग बनाएगी, लाल ग्रंथि का निर्माण करती है, दांत का इनेमल बनाती है, मुख गुहा और मलाशय का भीतरी स्तर बनाती है, पीयूष ग्रंथि का मध्य। ये सारे सारणी इसमें दिए गए हैं। फिर गैस्ट्रुला भवन के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, और इसमें जो शिशु का निर्माण होता है प्रथम तिमाही द्वितीय। अब देखो, गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं गर्भकाल। ये गर्भकाल मानव में गर्भकाल निषेचन से 266 दिन अथवा 9 माह का होता है, को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम त्रिमाही में क्या होता है कि बाद अंग के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसमें न्यूरल प्लेट ये सब बनते रहते हैं। ठीक है, भ्रूण में 4 सप्ताह तक सभी मुख्य अंग तंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। छठे सप्ताह में जंतुओं के बनने की प्रक्रिया यानी कि सेक्स जो सेक्स ऑर्गेन है वो डेवलपमेंट होने शुरू हो जाता है, तथा इसके अंत तक एक अल्पविकसित परिसंचरण तंत्र भी बन जाता है। जिसे ब्लड के सर्कुलेशन जिसे हार्ट कहते हैं उसका कम, यानी इसके अल्प विकसित, पूरा विकसित नहीं लेकिन फिर भी हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है प्रथम तिमाही, यानी कब करें? छठे सप्ताह में। तो 7वें से 9वें सप्ताह में हाथ एवं पैर बन जाते हैं। ये सबसे संवेदनशील काल होता है क्योंकि इसी समय सभी अंगों का विकास होता है। तीसरे माह तक भ्रूण हाथ पैर एवं चलना प्रारंभ कर देता है, यानी बच्चा प्रथम तिमाही में ही हाथ पैर मारने लगता है। कब? तीसरे माह तक। ठीक है। फिर इसके बाद जो द्वितीय तिमाही होती है, ये चौथे मास में अस्थियों के कंकाल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तथा शरीर के ऊपर रक्षात्मक स्तर का निर्माण हो जाता है। 5वें माह में सिर एवं शरीर पर रोम बनने लग जाते हैं। ठीक है। और मानव भ्रूण की सभी रचना एवं अंग पूर्ण रूप से बन चुके होते हैं तथा भ्रूण के हृदय की धड़कना माँ के उदर के ऊपर से सुनी जा सकती है। यानी जो माँ का उदर गुहा होता है, पेट के ऊपर अगर आप यहाँ पे अपना सर रखेंगे तो आपको वो धड़कन सुनाई दी जाती है। सुनाई मतलब सुन सकते हैं आप। और जो अंतिम तिमाही होती है, इस दौरान भ्रूण अपने आकार एवं भार में तेजी से वृद्धि करता है। इस काल में मुख्यतः मस्तिष्क का विकास होता है तथा नई तंत्रिकाओं तथा उनके परस्पर संबंधों का निर्माण होता है। माता से भ्रूण प्रतिरक्षी प्राप्त करता है जो जीवन के प्रारंभिक काल में शिशु का प्रतिरक्षण करती है। भ्रूणी शरीर के पूर्ण विकसित होने पर 9वें माह में भ्रूण जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। भ्रूण लगभग 8 से 20 इंच लंबा, 3 से 4 किलोग्राम तक हो सकता है। जन्म से पहले शिशु में लैंगिको सामान्यतः नष्ट हो जाती है। लैंगिको क्या होता है कि 5वें माह में सिर एवं शरीर पर रोम बनने लग जाते हैं, इन्हें लैनुगो कहते हैं। छठे माह के अंत तक मानव को समस्त सभी अंगों से लैंगिको क्या होता है? एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है जो बच्चे को एक सुरक्षा प्रदान करता है। देखो ये बच्चा का पूरा इसमें विकास दिखाया गया। और बच्चे और माँ का जो गर्भाशय होता है उसके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, एक अम्बाइलिकल कॉर्ड जिसे नाभिक रज्जु कहते हैं। हम लोग में नाभि है तो हम लोग का नाभि माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, उसे हम लोग अम्बाइलिकल कॉर्ड कहते हैं। और आप लोग को बता दें कि जो अम्बाइलिकल कॉर्ड होता है वही बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और जो बच्चे में मल मूत्र गंदगी चीज बनती है वो अम्बाइलिकल कॉर्ड से माँ के पेट में आता है और फिर वो उसके शरीर से बाहर निकल जाता है उनके। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया करती है। अम्बाइलिकल कॉर्ड के अंदर एक कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं। ये सेल इतनी अच्छी सेल होती हैं, यानी हम लोग इस सेल को ऐसा सेल कह सकते हैं जो कि एक पूरे बच्चे के निर्माण में मदद करते हैं। ये सेल कहीं माँ के और किसी भाग में नहीं पाया जाता है, इसे हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। ये केवल अम्बाइलिकल कार्ड यानी कि नाभिक रज्जु पाई जाती है। इसीलिए तो हम लोग को चोट लगता है, पेन होता है तो केवल माँ की याद आती है। लेकिन हमें चोट लगता है तो हम लोग कहते हैं आहि रे बाऊ, हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं। जब हम लोग को चोट लगता है तो हम लोग कहते हैं आहि रे माई बहुत तेज लग गया। ठीक है, योग से क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। 8वें दितांत कोरक पश्चात कुछ कोशिकाएं साधारण कोरक में करती हैं। एमनियन क्या होता है कि जब बच्चा भ्रूण में मेच्योर हो रहता है तो गर्भाशय के अंदर, जब आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, जब जन्म होता है तो एक थैली आती है बाहर, उस जो फ्लूइड होता है द्रव उसी को हम लोग कहते हैं उल्ब यानी एमनियन। ठीक है, तो उस गुहा को हम लोग एमनियोटिक कैविटी कहते हैं इसके अंदर। और उल्ब तरल में भ्रूण की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं द्वारा भ्रूण का लिंग तथा आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जा सकता है। इस विधि को ओलोवेधन यानी एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अपरा क्या होता है? अपरा का विकास भ्रूणी कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है।
और यह अंग गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। यह जुड़ा हुआ अपरा कहलाता है। ठीक है। ये देखो अपरा के बारे में दिया है। इतना चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है। और क्या हो गया है, हैंग कर रहा है। मेरा लैपटॉप कह रहा है भैया बस करो। ठीक है। अपरा के क्या प्रकार होते हैं ये हमें नहीं जानना। अपरा के कार्य बस पढ़ लेते हैं कि अपरा के कार्य जरूर पूछता है कि ये पोषण देने का कार्य करता है। यानी कि विकसित होते भ्रूण के लिए माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाता है। यह भ्रूण को श्वसन तथा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के मात्र रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। उत्सर्जन का काम करता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे बाहर निकालने का काम करता है। प्रतिरक्षा उस गर्भ में जो पल रहे बच्चे को क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी उसकी रक्षा करता है। ठीक है। जैसे कोई भी बीमारी हो तो भ्रूण के अंदर न पहुंच सके। हार्मोन का स्राव करता है। अपरा से गर्भावस्था में कोरियोनिन, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। फिर कुछ इसमें सिलेक्टिव बैरियर होते हैं। माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थ जैसे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी आदि को भ्रूण में प्रवेश करने देता है, परंतु हानिकारक पदार्थों जटिल प्रोटीनों को प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, जो कि 266 या 9 महीने की अवधि के बाद सगर्भता अवधि, प्रेगनेंसी पीरियड या गर्भावधि, गेस्टेशन पीरियड कहलाती है। बच्चे का जन्म होने के बाद फिर क्या होता है, दुग्ध स्रावण होने लगती है। ठीक है। जब दुग्ध स्रावण होता है यानी बच्चे को माँ दूध पिलाती है, तो इस दूध में क्या होता है कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, सगर्भता के समय माता में प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे इनकी वृद्धि होने लगती है और वक्ष बड़े आकार के हो जाते हैं। इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर दूध का स्रावण प्रारंभ हो जाता है। माता की स्तन ग्रंथियों वक्त से शिशु के जन्म के पश्चात दूध का स्रावण दुग्ध स्रावण कहलाता है। यह नवजात शिशुओं का पूर्ण आहार होता है। दुग्ध स्रावण के प्रारंभिक कुछ दिनों तक गाढ़ा पीले रंग का दूध निकलता है। इसे प्रथम स्तन खीस कोलेस्ट्रम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रतिरक्षी नवजात शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। ये जो दूध होता है इसमें प्रोटीन, केसीन, लैक्टोज, वसा, शर्करा, विटामिन, खनिज तथा जल होते हैं, तथा इसमें विटामिन सी तथा लौह की बहुत कम मात्रा होती है। दूध में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। इसके लिए दुग्ध असंक्रमित रहता है। दुग्ध स्रावित माता एक दिन में लगभग 1 से 2 लीटर दूध उत्पन्न करती है। ठीक है भैया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हमारे बच्चों। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। मानव जनन पूरे एक लेक्चर में ये पूरा चीज आपका खत्म हो गया। निषेचन का क्या महत्व है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप इसके धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है। 5 तक हो गया, 14 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सब आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अगला लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। 20 तक हो गया। 21 तक का लीजिए। ठीक है। बस। और ये ले लीजिए। तो ये आपके चैप्टर खत्म हो गए। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तो हमारे प्रिय बच्चों, आप हमें जरूर बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। मानव में जनन मानव जनन स्वास्थ्य। ठीक है। मानव जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। कि मानव जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए एक शायरी हो जाए। कि कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता,
कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। तो जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। ठीक है? तभी हमारी जिंदगी आसान होती है। और आपकी जो पढ़ाई है वो तभी हो पाएगी जब आप अपने मन में युद्ध करके और आप इसको बताएं कि नहीं, हमें अच्छे नंबर लाने, हमें पढ़ना ही होगा। तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनन स्वास्थ्य के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। और आपको ये जो पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकती हैं। हमारे दिए गए नंबर पे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जरूर दे दूंगा, और वहां से जाके आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।